हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारे 7 डेज रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। 11th को हमारा एग्ज़ाम है आईसीएसई केमिस्ट्री का। आज हम देखने वाले हैं लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे इस हमारे पूरे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो 10-15 मिनट में देख लेते हैं। और इन टॉपिक्स से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है ना? और आपके इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का। दो सेक्शंस आते हैं आपके, सेक्शन 1 40 मार्क्स के और सेक्शन 2 40 मार्क्स का। सेक्शन 1 कंपलसरी और सेक्शन 2 में आपको 6 में से 4 करने होते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि 10th क्लास का पेपर होता है छोटा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 6 में से 6 क्वेश्चंस कर आए, नहीं तो 5 तो कर ही आए, क्योंकि हमारे को बेस्ट जो है उसमें से सिलेक्ट होता है। पर अगर आपको एम्बिग्यूटी है तभी करना, ऐसा मत करना कि हर एक का कुछ ना कुछ छोड़ा हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। या पूरा पेपर आता हो तभी उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वरना एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो आता हो उसे मत छोड़ाना। ठीक है? उसके बाद आज सबसे पहले देख लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जिसमें से श्योर श्योर क्वेश्चन आना ही आना है, वो देख लेते हैं। देखो, ये चीज़ें हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में और कुछ भी नहीं है। अब इन चीज़ों का आपको ट्रेंड तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन आना नहीं आने के लिए आपको इनका ट्रेंड तो पता होना चाहिए। जैसे एटॉमिक साइज़ नीचे जाते हैं और अक्रॉस द पीरियड दोनों में क्या-क्या चेंज आते हैं, दोनों का पता रहना। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर एक का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एग्जाम्पल्स और इसका एक एक्सेप्शन है। आपके 10th लेवल पर मैं तो एक्सेप्शन कहूँगा इसे। इसका एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और एक आयनाइजेशन पोटेंशियल का एक एक्सेप्शन होता है। इन दोनों के आपको एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, सीरीज में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इनके पता होने चाहिए। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट एलिमेंट विद मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एलिमेंट विद मोस्ट आयनेशन एनर्जी, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अप टू पीरियड 3 तक ही बताना है आपको। क्वेश्चन जो है वो 3 3rd तक ही आएंगे, आप पढ़ सकते हो, बट 3rd तक ही क्वेश्चन आने हैं। बस ये बात याद रखना। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आएगी बस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या करना है, बस इसमें ट्रेंड्स याद रख लो, क्या क्या ट्रेंड्स है, पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन रख लो। ठीक है, और एक्सेप्शंस जो मैंने बताया कि ये जो एक्सेप्शंस हैं उन एक्सेप्शंस का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको सिलेबस में सब कुछ दे रखा है, 3 के ही पढ़ने हैं बस, NaCl, MgCl2 और CaO, इनके ही पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, डिसोसिएशन, ये सब है। देन कोवेलेंट बॉन्डिंग आता है। आप इंपॉर्टेंट वाली बात पूछ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट वाली में इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है। 3 पढ़ने हैं पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती है वो है डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट लिंक्ड विद इलेक्ट्रोलिसिस, के कौन कैथोड पर जाएगा कौन एनोड पर जाएगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है, पर इसमें से ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको जो सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर जो पूछे गए हैं अब तक, वो है मीथेन के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, अमोनिया के। ये 3 पूछे गए हैं अब तक सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें डिफरेंस होती है। इसमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं, HCl और H2। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HCl का, इस पर रीजनिंग आती है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पर रीजनिंग आती है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में एज सच जो होता है क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसमें 2 ही हैं हमारे, H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, और एनाइन में हमारे पास OH नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अमोनियम आयन है। ठीक, अमोनियम आयन पर क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, लोन पेयर क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से डायग्राम बनाना चाहिए। तो डायग्राम में हमारे कौन कौन से डायग्राम हो गए, MgCl2 यहाँ पे एक, उसके बाद अमोनिया, मीथेन और जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर 3 और 2, 1 और 3 4, और यहाँ पर जो है आपका अमोनियम है 5। 5 आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चैप्टर जो है 99% कवर हो जाएगा। अब एसिड बेसिस सॉल्ट पर आ जाते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर आपके जो है यहाँ पे एग्जांपल्स फॉर इक्वेशन विद आयनाइजेशन ऑफ आयंस ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट। सबसे पहले तो आपको एसिड और बेसिस की डेफिनेशन बताना चाहिए कि एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोनियम आयंस देता है, ऐसा। उसके बाद कलर क्या चेंज होते हैं, 3 के कलर हमें याद रखने हैं, मिथाइल ऑरेंज के, फिनोफ्थलीन के और लिटमस के। ठीक है, सिर्फ 3 के कलर हमें बताना चाहिए कि क्या कलर होता है उनका एक्चुअल में, और एसिड में और बेस में क्या कलर चेंज होता है। उसके बाद ये पता होना चाहिए। उसके बाद सॉल्ट्स
सॉल्ट्स के लिए एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट और सॉल्ट्स इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो सॉल्ट्स को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि सॉल्ट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। पीएच स्केल पर बस इंट्रोडक्शन बोला हुआ है उसने कि हमारा 0 से 14 तक हमारा पीएच स्केल होता है, सोरेनसन ने डेवलप किया है, नेगेटिव लॉगरिथम होती है पीएच। उसके बाद पीएच अगर हम लेफ्ट में जाएँगे तो पीएच का सम क्या होगा, राइट में जाएँगे तो पीएच का सम क्या होगा और पीएच के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम लोगों को दाँत में कैविटी हो जाती है और पीएच ऑफ सॉइल कैसी होती है, इंजेक्शन लगाते हैं तो पीएच कैसी होती है, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देखनी है इसमें, ठीक है? तो ये 4 मार्क कर देता हूँ इसमें। एसिड्स में अच्छा एक टॉपिक है एसिड्स के अंदर कि किस कंपाउंड में कौन-सा एसिड होता है, जैसे एप्पल्स में कौन-सा एसिड होता है और आपका आई वॉश में कौन-सा एसिड यूज़ होता है, ये देख लेना, ठीक है? और एसिड्स की डेफिनिशन। साथ में बेसिस बेसिस के बाद बेसिस वर्सेस एल्केलीज़ के बारे में कि बेस वर्सेस एल्केली क्या होता है, ठीक है? हर एल्केली जो होता है वो बेस होता है पर हर बेस एल्केली नहीं होता है। एल्केली इज़ अ बेस सॉल्युबल इन वाटर उसके बाद उसके एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? सॉल्ट्स में क्या देखना है? सॉल्ट्स में सॉल्ट्स की डेफिनिशन उसके बाद जो है सॉल्ट्स के में उसके टाइप्स, टाइप्स में क्या-क्या देखना है? नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ठीक है? ये तीनों सॉल्ट को देखना है और उनके एग्ज़ाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके एग्ज़ाम्पल्स का, ठीक है? उसके बाद अब आ गई रिएक्शंस की बारी, तो रिएक्शंस में आपको करनी है डाइल्यूट एसिड्स की। डाइल्यूट एसिड्स में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का, सल्फाइड्स का और विथ एप्रोप्रिएट एसिड्स इफ नेसेसरी, ठीक है? जो है ये आपको करनी है रिएक्शन, हर एक की एक-एक रिएक्शन याद रख लेना। डाइल्यूट H2SO4 के साथ, कॉम्पैक्ट H2SO4 के साथ, ठीक है? नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना? और HCl के साथ, यही 3 आपके एसिड्स हैं। इन तीनों एसिड्स के साथ आप सल्फाइड की एक-एक सबकी एक-एक एग्ज़ाम्पल देख लेना। सबकी एक ही होती है, कार्बोनेट है तो CO2 लिबरेट ही होगी, अगर बाइकार्बोनेट है तो H2O + CO2 लिबरेट ही होगा, है ना? सल्फाइड है, SO2 निकलेगी, सल्फर बनेगी, है ना? अब उसके बाद नॉर्मल सॉल्ट्स की रिएक्शंस है, आपको साफ-साफ दे रखा है सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट्स की रिएक्शन। ये चैप्टर बहुत बड़ा होता था पहले के टाइम पे, अब बहुत ही छोटा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शंस आपको देखनी है। अब इस रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सी है, वो है डबल डिकम्पोज़िशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज़ेशन ऑफ अमोनिया और इनसॉल्युबल बेस, ठीक है? ये सो दोनों सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। बाकी आप देख सकते हो डाइल्यूट एसिड और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रलाइज़ेशन एल्कली का आपको पता ही है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सबको पता है, H2 + Cl2 गिव्स HCl। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको पता है कि कहते हैं आपका जो एक्टिविटी सीरीज़ के जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर वाले डिस्प्लेस कर देते हैं। Zn + HCl, ZnCl2 + H2, ये सबको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कोई नई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बताऊँ तो इम्पोर्टेंट में जो है लिटमस के टेस्ट है इम्पोर्टेंट, पीएच स्केल के बारे में है इम्पोर्टेंट, सॉल्ट के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और रिएक्शंस की बात करूँ तो रिएक्शंस में सल्फाइड और सल्फाइड इनकी रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ये तो मान लो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के साथ मिलके गज़ब की आती है, ठीक है? और इसके अंदर NaOH और आपके जो है NH4OH इन्हीं से एग्ज़ाम्पल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आयरन है। ज़िंक है और लेड है। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसमें कि आयरन तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और ज़िंक और लेड में ये इम्पोर्टेंट है जब हम एक्सेस में डालते हैं ना, वो वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। कलर ऑफ हाइड्रॉक्साइड टू बी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, ठीक है? तो ये हो गया अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एंड कॉपर और सोडियम सॉल्ट्स एंड सोडियम हाइड्रॉक्साइड एंड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है? तो कॉपर के सॉल्ट का ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये कॉपर के सॉल्ट का इम्पोर्टेंट है। कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड इट्स सॉल्यूशन, आपको ज़्यादातर कलर तो पता होना चाहिए, पर ज़्यादातर जो होते हैं आपके व्हाइट कंपाउंड्स होते हैं। तो आपको जो-जो कलर वाले हैं वो तो याद कर ही लेना है। मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट बता ही दिए हैं, आयरन का, ज़िंक का और लेड का, ठीक है? कॉपर का कर सकते हो, पर कॉपर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। कैल्शियम में पार्शियल सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो देख सकते हो, ठीक है? और एक्शन अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की बात करें तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में भी यही चीज़ें हैं। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में कॉपर और ये देख लेना आयरन, ठीक है? और ज़िंक और लेड, ये हो गया। और उसके बाद आता है एक्शन ऑफ एल्कलीज़। एक्शन ऑफ एल्कलीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है एल्यूमीनियम, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है एल्यूमीनियम क्योंकि इसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी देख सकते हो एम्फोटेरिक नेचर में एक एग्ज़ाम्पल याद कर लेना कि किस तरह से वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, यानी एसिड का भी नेचर दिखाता है और बेस का भी नेचर दिखाता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्या-क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो है आयरन, लेड और ज़िंक,
इसके अंदर आयरन, कॉपर, लेड और जिंक, और इसके अंदर आपका एल्यूमिनियम और एम्फोटेरिक नेचर। इतना पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत बड़ा होता था, अब तो बहुत छोटा हो गया है। हमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा वो है ये वाला, ये ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन और सिंपल कैलकुलेशन ऑन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम पर क्वेश्चन आना ही आना है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट जिस पर क्वेश्चन आएगा वो है आपकी वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी, और इसी के संग ये इन दोनों को मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसका आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ऑन रिलेशन ऑफ मोल टू मास, वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस नंबर एंड केमिकल इक्वेशंस के लिए सिंपल इक्वेशंस। इसमें से एक क्वेश्चन आने ही आना है, बट ये क्वेश्चन ऑप्शनल में आएगा, तो आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो अगर आपका बाकी टॉपिक स्ट्रांग है तो। मोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें बेसिक आइडिया आपका मोल का होना चाहिए, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको मोल का होना चाहिए कि मोल होते क्या है। एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, गिब्स लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। उसके बाद मोलर वॉल्यूम के बारे में जो होता है वो पता होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन मैंने बताई दी यहाँ पे। फिर उसके बाद एटॉमिसिटी आपको पता होनी चाहिए, एटॉमिसिटी होती क्या है एलिमेंट्स की, ठीक है। वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फॉर्मूले पर क्वेश्चन आने ही आना है। उसके बाद आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब पर थ्योरी। ये पार्ट सब जो होता है वो थ्योरी पर्पस के लिए है, थ्योरी। अब बात आई इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो इंपॉर्टेंट पार्ट में जो है इन सब की डेफिनेशन देख लेना। डेफिनेशंस पर एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर डेफिनेशंस देख लेना बस। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, गिब्स लॉ पर क्वेश्चन आना है, ये इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन तो 110% आना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इन सब में बस थ्योरी देख लेना और केमिकल इक्वेशंस पर क्वेश्चन, ठीक है। जो जगह पर मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। किसमें आयंस होते हैं, किसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसमें दोनों होते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसका डिस्टिंग्विश करने को आता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे, ये आपके 3 इलेक्ट्रोलिसिस हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोड़ के कोई भी नहीं जानी। अगर मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इसके अंदर कॉपर खुद ही अपने आप को देने लग जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पर एग्जाम में ये भी बहुत बार आई है और ये भी बहुत बार आई है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये आई नहीं है, ये ऑल्टरनेट ईयर्स में आ जाती है। तो ये तीनों ही बहुत 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 बार पूछी गई है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आई है। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है निकल की चाबी हुई और ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्वेश्चन आता है निकल सिल्वर का, चांदी की चम्मच है, चांदी की चम्मच पर क्या चढ़ा है, ये सब आ जाता है, ठीक है। चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड और कैथोड पर क्या होते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, और एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। उसके बाद सिलेक्टिविटी किस तरह से हुई है, क्यों ही ये गया, क्यों कॉपर गया, क्यों दूसरा नहीं गया, ये आपको सिलेक्टिविटी के बेसिस पर ही पढ़ना है ये, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है इसमें इंपॉर्टेंट बताने की। तो देखो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कर लेना, तीनों इलेक्ट्रोलिसिस करके जाना, एक भी मत छोड़ के जाना, तीनों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली। उसके बाद इन सब में ये चीज़ें पढ़ के जानी है कि इन बेसिस पर पढ़ के जाना है इसे, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोरिफाइनिंग दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा है चांदी की, ठीक है। उसके बाद ये सब इक्वेशन जो है आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह की पढ़ के जानी है, और इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट है। नेक्स्ट आके मेटलर्जी, ओर और मिनरल के बारे में डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। कॉमन ओर्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक ये आने चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट मुझसे पूछोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट में ड्यूराल्यूमिन कर लेना। आयरन जो है आपका एल्यूमिनियम का बॉक्साइड कर लेना, ठीक है। आयरन का मैग्नेटाइट वगैरह होते हैं वो देख लेना, ठीक है, हेमेटाइट वगैरह, ठीक है। उसके बाद ड्रेसिंग ऑफ ओर में हाइड्रोलिटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन, तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछोगे किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन में से, ठीक है। कन्वर्जन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल जो होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल के अंदर जो है
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम के बेसिस पे। ओके, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में सिर्फ रेफरेंस ओनली लिखा हुआ है इसमें साफ-साफ। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स-हेरॉल्ड्स प्रोसेस और आपका जो होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब पता होना चाहिए। पहले आपका रिफाइनिंग भी था, रिफाइनिंग अब है नहीं। रेफरेंस ओनली उसने साफ-साफ लिख रखा है, कुछ उसमें हूप्स प्रोसेस होता था, ठीक है? अलॉय में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो है आपका ब्रास ब्रॉन्ज़ और क्या कहते हैं इनके कॉम्पोजिशन पूछे जाते हैं और ड्यूराल्यूमिन का यूज़ पूछा जाता है और स्टेनलेस स्टील में भी कॉम्पोजिशन पूछी जाती है, ठीक है? ये पूछा जाता है। चल ये इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें है जो है एल्यूमीनियम का बॉक्साइट और क्रॉस फ्लोटेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंशिएशन, एल्यूमीनियम के बारे में रिएक्शन पैसिव हो जाता है वो, बेयस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, हॉल्स प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं, इसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है? और लास्ट में अलॉयज में पूछोगे तो अलॉयज में ब्रास और ब्रॉन्ज की कॉम्पोजिशन, ड्यूरेलेमिन का यूज और स्टेनलेस स्टील की कॉम्पोजिशन, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। आ जाओ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स भी अच्छा खासा पूछा जाता है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में सबसे पहले तो लैब प्रिपरेशन, ठीक है? लैब प्रिपरेशन के बाद लैब प्रिपरेशन में क्या-क्या ध्यान रखना होता है कि क्या एक्सेस में नहीं हो जाए, एक्सेस में हो जाएगी रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? हेवियर देन एयर जो होता है इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पर एज़ सच कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो पर ये पढ़ के जाना है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में मतलब क्या कहते हैं 10-15 बार क्वेश्चन आ गया है 20-25 सालों में, ठीक है? तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो है ही। एक इसका होता है, एक अमोनिया का होता है, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो देखना ही देखना है, ठीक है? उसके बाद इन्फ्लुएंस क्या होती है हमारी कि गैस एसिडिक हमारी गैस एसिडिक है नेचर में कि बेसिक है नेचर में, यही इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये पढ़ के जाना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हो गई। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया ड्राइंग के लिए, ड्राइंग एजेंट यही क्यों यूज़ किया, ये सब, ठीक है? उसके बाद ये ये जो है इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट जो होती है हमारी, इस तरह से इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट होती है ना, कलेक्ट करने की, इस पर क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के संग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्शन जो होती है इसकी सल्फाइड और सल्फाइड्स की, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लेड नाइट्रेट और इसके संग, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा देख लेते हैं। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के अंदर हमने यही क्यों यूज़ किया और ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ किया और क्यों यूज़ किया, कैसे कलेक्ट करी, ये सब इंपॉर्टेंट है। पूरा एक कलेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सॉल्युबिलिटी में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और उसका इन्फ्लुएंस। उसके बाद इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट क्या होती है, इस पर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है 2 मार्क का। अमोनिया वगैरह के संग रिएक्शन और इसमें सल्फाइड और सल्फाइड्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट के संग, ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के अंदर सबसे पहले तो आपका Mg3N2 और ALN एल्यूमीनियम नाइट्राइड, इनके संग रिएक्शन आती है, ठीक है? और वही सेम बात कैसे कलेक्ट करी, क्यों ऐसे कलेक्ट करी, क्यों और यूज़ नहीं कर लिए ड्राइंग के लिए, ये वार्म वाटर के संग किस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया फॉर मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स यूजिंग अल्कली, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, आई थिंक 2019 में आया था ये क्वेश्चन, जितना मुझे याद है। बाकी आप चेक कर सकते हो, मुझे जितना याद है। हेबर्स प्रोसेस करना ही करना है। ऑल्टरनेट में ऑसवाल्ड, हेबर कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देखना ही देखना है। अमोनिया एंड ऑक्सीजन देखना ही देखना है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्लैटिनम से जो होता है वो देखना ही देखना है, इसे छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद ये वाला क्लोरीन एक्सेस में, और ये इस पर भी क्वेश्चन भर भर के आया है। इस पर जब आपका क्लोरीन एक्सेस में हो जाती है और एक में जब आपकी जब NCl3 बन जाता है, याद है वो वाली रिएक्शन, तो इसे तो छोड़ने की गलती भी मत कर देना, ठीक है? ये सब चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद रिएक्शंस में पूछोगे तो रिएक्शन में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अमोनिया की रिएक्शन जो है ना एज अ रेफ्रिजरेंट किस तरह से यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और एज अ क्लींजिंग एजेंट जो आपका वो है एक्वाजीजिया, एक्वाजीजिया है, एक्वाजीजिया, एक्वाजीजिया का पार्ट कर लेना, जिसमें आपका नाइट्रिक एसिड और आपका जो होता है HCl यूज होता है। एक्वाजीजिया, एक्वाजीजिया का पार्ट देख लेना, ठीक है? चलो जी, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, इंपॉर्टेंट में देख लो, मैग्नीशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमोनिया फ्रॉम एल्कली, ये इंपॉर्टेंट है। हेबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक, और ये एक्सेस वाला, ये पार्ट तो ये समझ लो कि इसमें से क्वेश्चन रखे हुए हैं, बिल्कुल आने ही आने हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता इन क्वेश्चंस को आने से, इन तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो है एज अ रेफ्रिजरेंट देख लेना, ये इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले तो आ गई आपकी लैब प्रिपरेशन, है ना? उसके बाद जो होता है ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, ओनली इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हैं, तीनों स्टेप की इक्वेशंस करनी है, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में
देख लेना, कोल्ड में है रिएक्शन, हॉट में है, और डाइल्यूट है, और कॉन्क है। ऐसे देख के चलना, ठीक है, कंपेयर करके चलना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन के साथ है और सल्फर के साथ है। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इक्वेशंस पूछी जाती हैं और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज होता है, ये सब जो यूज होता है वो पूछा जाता है। इसमें इक्वेशन आएगी। रिएक्शंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली। ठीक है। इस पर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि क्या कहते हैं, गुलाब का फूल हमने डाल दिया सल्फर डाइऑक्साइड के संग, तो गुलाब के फूल को क्या कर देगी वो, ये सब चीजें। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, कि शुगर का काली काली शुगर हो जाती है, कॉपर के संग किस तरह से सुखाने के काम आता है, इसमें क्वेश्चन आता है। और नॉन वोलेटाइल नेचर पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आप इस पर ये 3 पोर्शन तो स्किप नहीं कर सकते, और एक और ये जो है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते। इन चैप्टर की मानो, ये चैप्टर जो है ना आपके कम से कम 25% मार्क्स के आएंगे, तो इन चैप्टर को अच्छे से करके जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स, बेंजीन के बारे में वैसे याद कर लेना। आइसोमेरिज्म में आपके में 2 एग्जांपल्स हैं, आइसोप्रोपाइल वाला और आपका न्यूपेंटीन वाला, है ना, वो देख लेना। उसके बाद जो होता है चेन अपोजिशन, वही ना, आइसोपेंटेन वाला और न्यूपेंटेन, ये सब का देख लेना। और क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए इनके जनरल फॉर्मूले देख लेना। यहाँ पर जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं और होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब CH2 ग्रुप से जो डिफरेंशिएशन होता है वो देख लेना। ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर के अंदर अल्कोहलिक, एल्डिहाइडिक और कार्बोक्सिलिक, ये तीनों देख के जाना। ठीक है। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ही आता है, एक फंक्शनल ग्रुप का ही आएगा, तो एक क्या ना, इसमें क्वेश्चन 100% आता है, 100% आता है इसमें, 2 मार्क का क्वेश्चन। आपको नाम दे, स्ट्रक्चर दे देते हैं, नाम बताना होता है। ठीक है। एल्केन्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, वो है सोडियम इथेनोएट वाली प्रिपरेशन की रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट, वो है क्लोरीन के संग सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। एल्कीन्स क्या होती है, ऑयल फिन्स कौन से होते हैं, ये सब चीजें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है। एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस में 1,2 डाइब्रोमोइथेन और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन जो है रीजनिंग के पर्पज से भी आती है। ठीक है। और इसका यूजेस, कैसे होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑक्सी एसिटिलीन लैम्प्स, इन सब में यूजेस भी पूछे जाते हैं। देन आ गए अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले के टाइम में अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड हटा दिए थे कोविड के टाइम में, वैसे थे तो सही हमेशा, कोविड के 2 साल ये आ नहीं रहे थे ये इनको सिलेबस से निकाल दिया था। अब दोबारा से इंक्लूड कर लिया इन्हें सिलेबस में। अल्कोहल्स में जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन की रिएक्शन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। ठीक है। डिहाइड्रेशन में कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन जो होती है इनका आइडिया ऑफ एस्टरिफिकेशन हो गया। और एक रिएक्शन होती है कि किस तरह से LiAlH4 क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो देख लेना इस सब के बारे में भी। यही सब था। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मिक्स होके आएगी, ऐसा नहीं है कि वो अलग से आएगी, उसे भी देख लेना। बाकी कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर है, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।